गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रियाएं या अपोपचय अभिक्रियाएं। इसके पार्ट 4 में अपने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा और उसके दोनों टाइप सीखे। अब अपने पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। क्या उपयोग होते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाओं के, कहाँ काम आती है, कहाँ काम नहीं आती है। क्लियर। अब इसमें सबसे पहली बात अपने को क्या पढ़नी है बच्चों, सबसे पहली बात अपने को क्या पढ़नी है वो है, उसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल में। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल में अपने पास एक टाइप का सेल आता है जिसे बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं? डैनियल सेल या लैक्लांशी सेल बोला जाता है। ये सेल अपने इसके अंदर क्या करते हैं, पढ़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल में क्यों नाम पड़ा है इसके अंदर, फिर इसके अंदर अपने ये पढ़ेंगे इसके दो टाइप। क्लियर बच्चों। अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो अपने इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि वह सेल जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो ये तो बात होगी अपने पास सेल की डेफिनेशन, होता क्या है, क्या काम आता है। क्लियर। ठीक, विद्युत रासायनिक सेल हो गए। अब छोटी मोटी डेफिनेशन विद्युत अपघटनी सेल की भी कर लेते हैं। किसकी? विद्युत अपघटनी सेल की। ठीक है, तो अपघटनी सेल में जस्ट इसका उल्टा होगा। क्लियर। देखें कैसे। तो अपने पास विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल की भी बात कर लेते हैं। ये क्या करेगा, सेल विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा में बदल देता है। तो परिभाषा क्या हो गई? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। कहलाता है। क्लियर। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण क्या था?
विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण अपने पास आपको दिया था, कौन सा है? डेनियल सेल। डेनियल सेल, या क्या बोला जाता है जिसे? लैक्लांशी सेल। ये अपने पास क्लियर है बच्चों? तो अब जो अपने डिस्कस करेंगे, इसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो अपने इसको डिस्कस करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल का क्या हो गया? इंट्रोडक्शन यानी परिचय अपने पास क्या हो चुका है बच्चों? कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? विद्युत रासायनिक सेल को अपने क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल भी कहा जाता है। अब इसके बाद में जो अपने पास पॉइंट आता है वो कौन सा है बच्चों? वो है अपने पास विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल निरूपण, वो सारे अपने इसी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो उसे करने से पहले अपने क्या करते हैं, ये जो अपने पास क्या है टेबल है, उसका डिस्कशन अपने कर लेते हैं। टेबल नेक्स्ट पेज पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेबल को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोला जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है? क्या होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में? विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने पास क्या है कि जो अपने पास एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनको उनकी अपचायक विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, इस श्रेणी में तत्वों को उनके अपचायक विभव, जैसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स विभव, के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है? तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने क्या देखेंगे कि अपने देखेंगे कुछ तत्वों की जो रिडॉक्स विभव है वो क्या बहुत ही कम है और कुछ के बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, नोट में कुछ पॉइंट डाल के लिख देते हैं। नोट में क्या डालेंगे अपने पास? पॉइंट। ठीक है? नोट, जिन धातुओं का अपचायक विभव कम होता है। ठीक है? तो कम किसका है? F2 का तो प्लस में, और Li प्लस का क्या है? बहुत कम, माइनस में। माइनस मतलब कम होता है। ठीक है? वो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्लियर? यानी जिसका रिडॉक्स विभव कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। तो अपने पास लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगी या कॉपर? तो देखो कॉपर का कितना है? 0.34 प्लस में, लिथियम का कितना? माइनस में। जिसका जितना कम वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्लियर? अब
इसका मतलब क्या हो गया, और सेल में क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसे एनोड के रूप में लेते हैं, ठीक है। और सेल में इन्हें एनोड के रूप में लेते हैं, एनोड के रूप में लेते हैं। क्लियर। अब मैंने आपको कहा, एक दे दिया मैंने आपको कॉपर +2, या सीधा कॉपर लिखा हो सकता है, ठीक है। कॉपर का रिडॉक्स विभव है अपने पास 0.34 वोल्ट, वोल्ट में। और मैंने कहा एक जिंक है आपके पास, जिंक, ठीक है, +2, और जिंक का कितना है, -0.76 वोल्ट। तो आप बताओ किसका रिडॉक्स विभव कम है। तो जिंक का कम है, इसका मतलब जिंक किसके रूप में जिंक क्या करेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। और एनोड के रूप में किसे लिया जाएगा, एनोड के रूप में लिया जाएगा जिंक धातु को। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि जिन धातुओं का रिडॉक्स विभव अधिक होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती, है, या मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। बात एक ही है दोनों, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात अपने बना सकते हैं काम की आपकी चीज, ठीक है। मान लो आपके पास एक कम विभव वाली धातु है, कौन सी है आपके पास, मैंने ले लिया जिंक है, जिनका विभव कम होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो तीसरा पॉइंट बन गया। किससे कम होना चाहिए, हाइड्रोजन से कम होना चाहिए, हाइड्रोजन से कम है इनका। तो ये सारी धातुएं क्या करेगी, अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो मैं लिख देता हूं, वे धातुएं जिनका अपचायक विभव H2 से कम होता है, वे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है, तो आपके पास देखो जिंक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करी H2SO4 के साथ, तो क्या बनाया, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। आसान। और ले लो, और कौन सा है अपने पास, कोई और धातु जिसका कम है, ठीक है। ये अपने पास ले लो, निकल ले लो या Mn ले लो, कोई भी ले लो, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होगा अपने पास, HCl गैस, क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्लियर, ठीक। अब ये तो थे अपने पास विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आपको सर सभी याद रखने की जरूरत है क्या, तो देखो अपने जो काम में आने वाले हैं 12th तक अपने को मेन वो ही याद रखने होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से अपने को मेनली काम में आएंगे देखते हैं। काम में आने वाले एक तो आप याद रखो, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, कॉपर ये नीचे, ठीक है, कॉपर जिसका है 0.34, ठीक है। और आप याद रखो, बस इतनी ही अपने को याद रखना है। Ag है तो Ag का याद रख लेना, अपने पास 0.79 के करीब है Ag, 0.80 के करीब ये है अपने पास Ag। क्लियर, तो याद रख लोगे आप, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले डेनियल सेल ही चल रहा है अपने पास। डेनियल सेल में आपको मैंने बताया कि एनोड का कैसे सिलेक्शन करेंगे, एनोड कैसे अपने छांटेंगे। जिसका रिडॉक्स विभव कम होगा उसको क्या लेते हैं अपने, एनोड के रूप में लेते हैं। क्लियर। अब बात आती है मानक विभव क्या होता है। मानक वर्ड किस लिए आता है, मानक विभव, ठीक है। मानक विभव क्या होता है, मानक जो कंडीशन होती है वो होती है स्टैंडर्ड, और वो 3 परिस्थितियां होती है। जब दाब 1 ATM हो, जब ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस हो। क्लियर, ये है अपने पास मानक 27, यानी अपने पास कितना हो गया, सॉरी 25 लिख लो यहाँ, 25 डिग्री सेल्सियस हो या 298 केल्विन हो। क्लियर, हाँ, तो डिग्री में है ये, केल्विन में चेंज करेंगे, 273 जोड़ देंगे, केल्विन आ जाएगा। क्लियर। तथा विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो तो इन परिस्थितियों पर किसी भी सेल का विभव ज्ञात किया जाता है तो मानक सेल विभव कहलाता है। क्लियर। और इलेक्ट्रोड का ज्ञात किया जाता है यानी एक छड़ का, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इसमें क्या है मानक विभव, तो इसमें लिख देते हैं कि निम्न परिस्थितियों पर, निम्न परिस्थितियों पर किसी विभव को मानक विभव कहा जाता है। हाँ जाता है। क्लियर, ये सिंपल सी बात है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मानक सेल विभव की। किसकी, मानक सेल विभव की, इसी के अंदर कर लेते हैं। तो मानक सेल विभव क्या है, मानक सेल विभव जिसे अपने दिखाते हैं ई नोड, ई के ऊपर ये नोड लगा देते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं सेल, तो यह है मानक सेल विभव का साइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नोड सेल बराबर में ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। क्लियर, हाँ, तो ये अपने पास है एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। क्लियर। मैंने कहा कि कोई सेल, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कोई सेल या
किसी सेल का निर्माण, वैसे ही करा रहा हूँ अभी आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आए। किसी सेल का निर्माण जिंक तथा कॉपर छड़ से होता है तो मानक सेल विभव ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इसका वोल्टेज दिया रहता है, यानी सेल विभव क्या इलेक्ट्रोड विभव दिया रहता है। तो जिंक का होता है -0.76 वोल्ट जो दिया है पेपर में। कॉपर का कितना होता है आपके पास +0.34 वोल्ट। अब इस फॉर्मूले में आप आसानी से इसे रख के निकाल सकते हो। क्लियर? तो अब आप सेल विभव आसानी से बता दोगे। सेल बराबर में ई कैथोड अपने पास कौन सा होगा, जिसका कम होता है वो एनोड होता है, आपको बताया अभी, वो ज़्यादा होता है वो कैथोड। तो पहले कैथोड रखेंगे 0.34 -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो सेल का सेल विभव अपने पास कितना आया 1.10 वोल्ट। क्लियर? तो ये डैनियल सेल की बेसिक बातें हो गई है। क्लियर? अब अपने करते हैं डैनियल सेल क्या होता है, और डैनियल सेल की पूरी स्टडी करते हैं। तो डैनियल सेल एक बड़ा सारा सेल होता है, कॉम्प्लिकेटेड सेल होता है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो क्या होता है कि आपको सारे सेल समझ में आ जाएंगे, अपने आसान तरीके से करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट, ये अपने पास कोई भी कंटेनर पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर अपने क्या कर दिया, जिस भी मतलब आपके पास दो धातुएं हैं अपने पास, ठीक है। कौन कौन सी धातु हैं अपने पास, जिंक और कॉपर। जिंक का कितना बनाया आपने 0.76 वोल्ट। अब आपको बताना एनोड कौन सा होगा, तो एनोड होगा जिंक। तो जिस भी धातु का सेल बनाना होता है ना, है ना, उसी धातु की इसमें क्या लगा देंगे, रोड लगा देंगे। तो जिंक की इसके अंदर क्या लगा देते हैं, रोड लगा दी मैंने, ये जिंक की रोड है, ठीक है, ये जिंक रोड। यहां तक क्लियर? तो ये रोड किसकी है, जिंक छड़। अब यहां पर जिस भी धातु की रोड होती है, ठीक है, उसी धातु का विलयन होता है। तो जिंक सल्फेट लिया जाएगा यहां पर, और सांद्रता कितनी, 1 मोलर लिया जाता है। क्लियर? ये हो गई एनोड। एनोड किस धातु का है, जिंक धातु का, ठीक है, उसे उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है जिंक सल्फेट में, जिसकी सांद्रता क्या होती है, जिंक सल्फेट 1 मोलर। इसमें किसके आयन रहेंगे, जिंक के आयन रहेंगे, Zn+2 के आयन रहेंगे, और सल्फेट के आयन रहेंगे बराबर मात्रा में, Zn+2 और SO4-2। क्लियर? कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो ठीक है। अब बात करते हैं एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी। यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी, LOAN। L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट वो होता है लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। क्या होता है बच्चों, एनोड होता है। और एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, नेगेटिव। नेगेटिव किस सेल में होता है, सिर्फ डैनियल सेल में होता है, और किसी में मत कर देना, ठीक है। तो जिंक छड़ है, जिंक छड़ पे आवेश कौन सा है, ऋणावेशित है ये छड़। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण।
करण। ठीक है, लेफ्ट है अपने पास बायां, ये अपने पास एनोड, नेगेटिव ऋणावेशित। ये ट्रिक अपने को याद रखनी है, इससे आप कोई भी सेल आसानी से कर पाओगे। क्लियर? फटाफट नोट कर लो, फिर अपने बाद में से मिटा देंगे। अब होता क्या है, एनोड पर विक्रिया क्या होती है वो देखनी है अपने को। ठीक है, तो एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, त्यागे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। क्लियर? तो अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे कैसे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागे ऐसे जाएंगे कि भाई यहां से जिंक धातु की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। क्यों? क्योंकि इसका विभव ऋणात्मक है, जिसका विभव ऋणात्मक होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और विलयन में क्या गिरेंगे, Zn+2 आयन गिरते जाएंगे। जैसे विलयन में Zn+2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कैसे? हाँ, तो एनोड पर क्या होता है, पर होता है आपके पास ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, जिंक धातु की जो रोड है वो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, Zn+2, और Zn+2 विलयन में गिरते जाएंगे और विलयन में किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, Zn+2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी विलयन में। जिंक आयनों की सांद्रता विलयन में बढ़ जाती है। क्लियर? अब देखो ये बात होगी अपने पास। क्लियर? अब देखो, हाँ ये होगी, तो ये समझिए आप। तो सिंपल सी बात है कि एनोड पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। ऋणावेश क्यों होता है, जैसे ही ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाते हैं, तो इस पर क्या हो जाता है, बहुत सारा ऋणावेश हो जाता है। इस कारण ये छड़ क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? जैसे विलयन में Zn+2 की सांद्रता बढ़ जाती है। Zn+2 और पहले SF और माइनस बराबर थे, पर धीरे धीरे ऑक्सीकरण होना चालू हुआ तो Zn+2 आयन क्या हो गए अपने पास, ज्यादा हो गए। क्लियर? अब देखो ये मिटा देता हूं मैं, क्योंकि आपको याद हो चुका है, आपने नोट कर लिया है। ठीक, अब एनोड बनाने के बाद में अब बनाएंगे अपने कैथोड। कैथोड एकदम इसके बराबर में बनाएंगे इधर। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है तो एडजस्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, अब देखो कॉपर धातु, कॉपर धातु की अपने क्या लगाएंगे, इसके अंदर छड़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एनोड का तो अपने क्या बना दिया, एनोड का तो अपने बना दिया जिंक धातु की छड़, और कॉपर की छड़ किसकी होगी अपने पास, कैथोड के रूप में। कॉपर छड़ किसके रूप में काम करेगी अपने पास, कैथोड के रूप में। कॉपर छड़ कैथोड के रूप में काम करती है, और इस पे ऋणावेशित है तो इस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। इस कॉपर छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। कॉपर सल्फेट जिसकी सांद्रता कितनी होती है, 1 मोलर होती है। क्लियर? अब इसकी विक्रियाएं देखेंगे। अब यहां से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, यहां पर कॉपर पर क्या ऋणावेश से धनावेश की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, इस तार के माध्यम से आगे की तरफ गति करते हुए जाते हैं। तो ये तार मैंने यहां जोड़ दी, इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। ठीक है, तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैथोड पर ब्रैकेट में अपचयन। कैथोड पर धातु कौन सी है, कॉपर, और इस विलयन में अपने पास कौन से आयन थे, Cu+2 और SO4-
टू। ये जो कॉपर दो आयन है, ये Cu+2 वाले आयन, ये क्या करेंगे, ये आए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करके क्या करेंगे, इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे ऐसे, और ये रोड टाइम के साथ क्या हो जाती है, मोटी होती जाती है। तो Cu+2 क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और किस में बदल जाएगी, Cu में बदल जाएगी। क्लियर। इससे क्या होगा, सारा कॉपर इसके ऊपर जमा हो जाएगा और विलयन में क्या बच जाएंगे, SO4-2 बढ़ जाएंगे, यानी इसमें ऋणावेश की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बार दोबारा देख लो इसका मैकेनिज्म। तो जैसे ही एनोड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऋणावेश से धनावेश की तरफ गति करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का बहने का ऑर्डर होता है, ये क्रम होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ जाते हैं और धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ बहती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे तो ये विलयन में जो कॉपर है अपने पास, Cu+2 आयन है, ये क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे ये, और इसके चारों तरफ चिपक जाएंगी। तो रोड टाइम के साथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और ये रोड टाइम के साथ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। अब हुआ क्या, एक टाइम आएगा जब विलयन में SO4-2 की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इधर Zn+2 की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का आना जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर क्या करेंगे, इससे क्या होगा, मान लो आपके पास Zn+2 बढ़ गए तो विलयन में पॉजिटिव बढ़ गए, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। भाई पॉजिटिव बढ़ गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। और इधर ऋणावेश बढ़ जाएगा, ऋणावेश बढ़ेगा तो ऋणावेश क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना चाहते हैं पर ऋणावेश ज्यादा है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ये आने नहीं देंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जाने नहीं देंगे तुझे, और ये कह रहा है अपने पास आने नहीं देंगे तुझे। आता ना गणा, ठीक है, तो जाने नहीं देंगे तुझे, आने नहीं देंगे तुझे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए, रोकने के लिए, ऐसा करने से रोकने के लिए इसमें क्या होता है, एक लवण सेतु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, लवण सेतु लगाया जाता है। ये क्या करता है, ठीक है, लवण सेतु लगाते हैं, लवण सेतु इसके अंदर ऐसे लगाया। लवण सेतु क्या होता है, एक यू आकार के कांच की नली होती है। क्या होती है, यू आकार के कांच की नली होती है, ठीक है, जिसमें KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट जैसे भरे रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु, इसके अंदर क्या भरा रहता है, KCl, ठीक है, NH अमोनियम नाइट्रेट, KNO3 ऐसे भरे रहते हैं। क्लियर। तो अब देखें, अब ये क्या करता है लवण सेतु, मान लो यहाँ पर KCl भरा है, तो KCl सेमी लिक्विड यानी अर्ध द्रवित अवस्था में इसके अंदर क्या होगा, भरा हुआ होगा। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे यहां से ये क्या करेगा, विलयन का आंतरिक परिपथ पूर्ण करेगा। आंतरिक परिपथ मतलब जैसे ही इसमें धनावेश की कमी हुई तो ये धनावेश की पूर्ति करेगा, और जब ऋणावेश की पूर्ति हुई तो ये ऋणावेश की पूर्ति करेगा। तो ये क्या हुआ, जैसे यहां पर ये K+ है, जैसे Zn+2 बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, ऋणावेश कम हो रहे हैं, तो यहां से ये क्या भेजेगा, Cl- भेजेगा, Cl- भेजेगा, यानी वापस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और जैसे यहाँ पर SO4- बढ़ेंगे तो ये यहाँ से धनावेश भेजेगा, K+ भेजेगा, यानी धनावेश ऋणावेश दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो लवण सेतु क्या करता है, सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस से आवागमन करना प्रारंभ कर देते हैं और सेल अपना खराब नहीं होता, चलता रहता है। क्लियर। तो ये था अपने पास क्या, ये डेनियल सेल और इसकी समीकरण। क्लियर। अब संपूर्ण समीकरण लिखनी होती है। कौन सी, संपूर्ण समीकरण। संपूर्ण समीकरण, संपूर्ण समीकरण में क्या, दोनों को लिखा जाता है। जैसे
एक पहले इधर क्या लिखते हैं, जिंक प्लस Cu प्लस 2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, ये इधर की साइड के, ये इधर की साइड कट गए, और Zn प्लस 2 प्लस Cu। यह है संपूर्ण समीकरण किसकी है अपने पास, यह है डैनियल सेल की संपूर्ण समीकरण, जिसमें बताता है कि एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है। क्लियर। अब देखो, समझाने की जरूरत है दोबारा, कोई बात नहीं, अब अपने इसकी क्या लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं। क्लियर बच्चों। तो ठीक, तो डैनियल सेल में लिखते हैं, डैनियल सेल में जिंक धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है तथा एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तथा एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। क्लियर। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो जिंक है अपने पास, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और Zn प्लस 2 बनाएगी। तो एनोड पर ये रिएक्शन होती है। क्लियर। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आती है। क्लियर। हाँ, दूसरा पॉइंट, कॉपर धातु कैथोड का कार्य करती है, ठीक है, जो एनोड से आए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इससे कैथोड की मोटी होती जाती है, क्लियर। क्या होगी रिएक्शन, कॉपर प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आयन, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कि डैनियल सेल में एक उल्टे यू आकार की कांच की नली लगी होती है, ठीक है, जिसे लवण सेतु कहते हैं।
कहते हैं। इसमें प्रबल विद्युत अपघटय जैसे KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट भरा रहता है। अमोनियम नाइट्रेट भरा रहता है। क्लियर? इसके कार्य निम्न हैं। फर्स्ट, यह सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करता है। दूसरा, पहला तो भाई सेल के बीच में लगा देंगे तो सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण कर देगा। क्लियर? ठीक है। और दूसरा ये है कि आवेश का संतुलन करता है। आवेशों का संतुलन करता है। ये डैनियल सेल हो गया। क्लियर? डैनियल सेल में आपको एनोड कैथोड निकालना आ गया। क्लियर? मानक विभव भी निकालना आ गया। ई नोड सेल बोलते हैं जिसे। क्लियर? मानक विभव का महत्व क्या होता है? अपने सेल की पोटेंशियल के बारे में पता चल जाता है कि सेल कितने वोल्ट का है, कितने दिन काम करेगा, कितने टाइम तक चल सकता है। ये सी चीज़ें अपने को सब इसके बारे में पता चलती है। तो ये मेन जो पॉइंट था इसके अंदर क्या था, ये अपने पास यही था। अपने पास क्या? डैनियल सेल। और डैनियल सेल के साथ साथ अपने क्या इसकी रिएक्शन वगैरह सब चीज़ें अपने कर ली है। अब इसके बाद में जो है अपने पास है वो चीज़ पढ़ेंगे, वो है सेल निरूपण। सबसे लास्ट पॉइंट है सेल निरूपण। सेल निरूपण, सेल निरूपण क्या होता है? ये जो सेल बनाया था अपने इतनी देर तक माथापच्ची की, इसको एक लाइन में दर्शाना है। सेल निरूपण, सेल निरूपण में अपने को देखना है कि पहले इधर साइड एनोड आ जाएगा और बीच में लवण सेतु ये और कैथोड। समझ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनोड्स की साइड अपने पास क्या था? दो अगर अलग अलग आ जाए अवस्थाएं, ठोस द्रव, तो उसके लिए ये लगाते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए। क्लियर? तो यहां पर अपने पास क्या है? ठोस आयन, फिर लवण सेतु, फिर आयन ठोस। ये ट्रिक है एक टाइप की जिससे अपने आसानी से कर सकते हैं। अब देखें अपने पास एनोड किसका था? जिंक धातु का था। तो जिंक धातु की छड़, अवस्था क्या थी? सॉलिड, ठोस लिख दिया। फिर उसके बाद में आयन कौन से थे? जिंक प्लस के थे, Zn+2। किस द्रव अवस्था में थे? एक्वस लिख दिया। सांद्रता कितनी थी? 1 मोलर ब्रैकेट में। फिर क्या? लवण सेतु लगा दिया। अब कॉपर की तरफ जाएंगे, सांद्रता कॉपर की कितनी? 1 मोलर। ठीक है। और किसमें? Cu+2। सांद्रता क्या है? AQ। थोड़ा सा। अब कॉपर किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ये सेल निरूपण हो गया। पूरे सेल को एक ही लाइन में लिखना होता है सेल निरूपण। ये सेल को अपने एक लाइन में निरूपित कर दिया है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी बातें हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव अपने जो निकाला था उसका क्या महत्व है, तो उससे अपने क्या आता है कि सेल के पोटेंशियल के बारे में पता लगा सकते हैं। सेल की लाइफ कितनी है, सेल कितने टाइम में ख़त्म होगा, सब उस पर लिखा रहता है। क्लियर? तो इसी के साथ इस चैप्टर को अपने यहीं कंप्लीट करते हैं और छोटी छोटी बेसिक बातें आपको
याद रखनी है, सेल का उपयोग क्या है। क्लियर? तब तक के लिए अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, बाय।